हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कक्षा 11वीं बिजनेस स्टडीज का आखिरी चैप्टर इंटरनेशनल बिजनेस, जी हाँ, अंतिम पे आ गए अपन। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसी वीडियो में पूरा समाप्त करने जा रहे हैं। अगर आपको इस चैप्टर के या बाकी किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो टेंशन रखो, कहीं नहीं भागना। डिस्क्रिप्शन में लिंक देखा, जाकर डाउनलोड कर लेना, वहां से सारा काम सॉर्ट हो जाएगा। बट उससे पहले अपनी कुर्सी की बेड़ी टाइट कर लो, चैप्टर आखिरी है, काफी ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं इसके अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस, इस शब्द का मतलब क्या है। देखो, पूरी दुनिया में अलग अलग देश हैं और हर देश किसी चीज में अच्छा है, किसी चीज में बुरा है। हम जिस चीज में अच्छे हैं हम दुनिया को वो बेचते हैं, और हम जिस चीज में बुरे हैं हम दुनिया से वो सामान खरीदते हैं, क्योंकि सारा सामान कोई एक देश पूरी तरीके से नहीं बना सकता। यानी कि सबके पास स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। क्या है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। जैसे भारत के पास मसाले बहुत बेहतरीन हैं पर हमारे पास तेल नहीं है, तो हमें तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से जिसके पास तेल है उसके पास मसाले नहीं मिलेंगे तो उसे वो कहीं और से मंगाना पड़ता है। तो यहीं पे जनरेट होती है इंटरनेशनल बिजनेस की जरूरत। सिंपल भाषा में, जब कोई व्यापार करने के लिए, कोई ट्रेड करने के लिए, परचेज या सेल करने के लिए हम अपने ज्योग्राफिकल लिमिट से बाहर चले जाते हैं, यानी कि अपने देश की सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। ये बेसिकली तीन प्रकार का होता है: इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्ट की। तो इंपोर्ट का मतलब ये मान लीजिए कि हमारा भारत है, पूरी दुनिया हमारे लिए हमारा इंडिया है। जब हम इंडिया के अंदर कोई सामान मंगाएंगे, बाहर से सामान मंगाया, जापान से, चाइना से, यूएस से, कहीं से सामान मंगाया, उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट करना। परचेजिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री। जब हम यहां से सामान बाहर भेजते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। क्या करना? एक्सपोर्ट करना, यानी कि सेलिंग टू फॉरेन कंट्री। ये बड़ा कॉमन है, अपन 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं। पर यहां पर एक और पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं एंटरपोर्ट। अब एंटरपोर्ट का मतलब क्या है? फर्ज कीजिए कि हम भारत हैं, ठीक है, यूएस से कोई सामान आ रहा है और उसे चाइना में जाना है, पर यूएस और चाइना आपस में ट्रांजैक्शन नहीं करते। तो हमें दिखा यहां पर एक मौका। हमने क्या करा, ये जो यूएस का सामान है ये भारत के अंदर मंगाया, यानी भारत के अंदर क्या किया? इंपोर्ट किया, और उसको खुद यूज ना करके वहीं डॉक से बाहर ही, बंदरगांव से ही सीधा क्या करा? चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया। यानी कि हमने इंपोर्ट किया है टू एक्सपोर्ट, नॉट फॉर यूज। हमने इंपोर्ट किया है टू एक्सपोर्ट, नॉट फॉर यूज। खुद के यूज के लिए नहीं लिया है, हमने इंपोर्ट किया ताकि हम उसको किसी और देश में एक्सपोर्ट कर पाए। इसको बोलते हैं इंटरपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट। वापस से एक्सपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट फॉर मेकिंग एक्सपोर्ट। ठीक है, तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं सामान को काई के लिए? ताकि हम उसको एक्सपोर्ट कर सके। इसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। अभी जो इंटरनेशनल बिजनेस का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत फायदे का सौदा है सबके लिए। देशों के लिए भी फायदा है, जो बिजनेस काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी फायदा है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मैं भारत का नागरिक हूं तो भारत को क्या फायदा है अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो क्या क्या फायदा है? पहला, हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो सामने वाली पार्टी पेमेंट करेगी। अब मुझे तो रुपीस चाहिए ना भाई, मैं तो रुपीस में, वो मुझे डॉलर देगा तो मैं सब कुछ करूंगा थोड़ा ना। तो वो क्या करेगा? डॉलर देगा, रुपीस लेगा, तो हमारे पास क्या आएंगे? डॉलर्स आएंगे। तो बेसिकली डॉलर अगर हमारे पास आएंगे तो हमारे रुपीस की वैल्यू बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, हमारा रुपीस ताकतवर हो जाएगा। तो इंटरनेशनल बिजनेस से सबसे बड़ा फायदा जो देश को होता है वो ये है कि वो फॉरेन एक्सचेंज लेकर आता है। जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो बेसिकली दुनिया से उनकी बेस्ट चीजें लेकर आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? हमारे देश में हम अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे, अच्छी चीजें बना पाएंगे। तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, यानी कि देश का विकास होगा। अब जब विकास की बात निकली है, यहां रोजगार बनेंगे, यानी कि यहां पर क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी बनेगा। मान लो कि हमारे लोगों को चाहिए 100 यूनिट, और 100 यूनिट बनाने के लिए लगते हैं 10 वर्कर। तो हमने 10 वर्करों का काम कर लिया। अब इसके साथ साथ हम 50 यूनिट एक्सपोर्ट भी करने लग गए, तो इन 50 को बनाने के लिए एडिशनल 5 लोग और लगेंगे। तो इंटरनेशनल बिजनेस से बेसिकली ये 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, यानी कि रोजगार मिला, और उनका बहुत ज्यादा फायदा हो गया। तो इंटरनेशनल बिजनेस से देश को ये भी फायदा होता है। साथ साथ में हम अपने रिसोर्सेस को बेहतर तरीके से यूज कर पाते हैं। हमारे पास इतने सारे, जैसे फूड में, खाने में भारत सेल्फ सफिशिएंट है। देखो, सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि भैया हमारे पास है,
हमारे पास खूब खाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है, फूड ग्रेन्स के मामले में, ठीक है। तो भाई बाकी जो एक्स्ट्रा खाना बन रहा है हमारे यहाँ पर, एक्स्ट्रा जो फसल उग रही है उनका क्या करें? मतलब हम लोग पूरी कर लेते हैं गेहूं चावल, अब जो एक्स्ट्रा पड़े वो तो सड़ जाएंगे, तो फिर क्या करें? उसको बाहर बेच देते हैं। तो हमारे जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं हमने उसको बेहतर तरीके से यूज करा, एफिशिएंटली यूज करा, मतलब सही तरीके से इस्तेमाल करा, ताकि हमारे देश को फायदा हो जाए और साथ साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, क्योंकि सीधी सी बात है भैया, पैसा आता है, क्या है? पैसा आएगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ेगा ही ना। तो ये तो हो गया देश को फायदा, कि एक देश को क्या फायदा होता है, देश विकसित हो जाता है, रोजगार बन जाता है। अब अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं खुद एक्सपोर्ट कर रहा हूं या इंपोर्ट कर रहा हूं, तो मुझे पर्सनल लेवल पे क्या क्या फायदे होंगे? क्यों एक्सपोर्ट करने के लिए लोग इंटरेस्टेड रहते हैं? देखो बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला, हाई प्रॉफिट, बहुत मोटा प्रॉफिट मिलता है। आपको एक एस्टिमेट नंबर बताता हूं कि अगर यहां पर कोई सामान आपको 10 रुपए का मिल रहा है जो भारत में बन रहा है, अगर आप यूएस चले जाओगे तो वही सामान आपको 25 रुपए का मिलेगा। कितने का? 25। आप बोले सर उसको ले जाने का खर्चा भी, ले जाने का खर्चा 5 रुपए मान ले, फिर भी 10 रुपए तो एक्स्ट्रा हो गए। ये 10 रुपए ऐसे मान के चलो कि आप 200% एक्स्ट्रा ले रहे हो, 10 का सामान 20 में बेच रहे हो, तो ज्यादा आप बेच पाओगे महंगा और ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है। जैसे मान लो मेरी फैक्ट्री लगी हुई है, और फैक्ट्री में अगर 12 घंटे काम होता है तो 10 घंटे में मेरे सारा जितना लोकल चाहिए होता है वो सारा सामान बन जाता है। अब बाकी 2 घंटे मशीन है, ठंडी पड़ी हुई है, कोई काम नहीं कर रहा, चलो 2 घंटे इसको काम पे लगाओ और जो सामान बना है उसको एक्सपोर्ट कर दो, तो मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि मेरी जो मशीन लगी हुई है वो पूरी तरीके से काम कर पा रही है। आपको ग्रोथ मिलेगी। सीधी सी बात है भैया, बाहर का धंधा कर रहे हो आप, तो यहाँ के साथ साथ बाहर के भी कस्टमर हैं, तो आपको ग्रोथ मिलेगी, बहुत मजा आएगा आपको। जब ग्रोथ मिलेगी तो आप बहुत बढ़िया तरीके से नई नई स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो और बहुत बढ़िया तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इतना ही नहीं होता ना, तुम भिड़ो आपस में, छोटे लोग फिरते रहो, हम तो बाहर जा रहे हैं, होता ना कभी कभी तुम आपस में लड़ो, मैं बाहर जा रहा हूं, वो वाला काम हो जाएगा। कि भारत के अंदर तो कंपटीशन बहुत इंटेंस है, क्योंकि हम लोग एक एक रुपए पे, भारत जो है प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो हम एक एक रुपए पे लड़ जाएंगे। पर बाहर तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट नहीं है, तो वहां जाके तो हम महंगा भी बेच लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने इंटेंस कंपटीशन से हटकर इंटरनेशनल मार्केट में जाकर फायदा उठाएंगे भारत का। इंटरनेशनल मार्केट में जाके भारत की संस्कृति का फायदा उठा सकते हैं हम लोग, इजिली महंगा बेच सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो यहां से हमें समझ में आया कि भैया इंटरनेशनल बिजनेस इज अ गुड कॉन्सेप्ट। अब सवाल उठता है कि सर करेंगे कैसे, है ना, करते कैसे हैं, क्या होता है कैसे? अगर अब आज मैं चाहूं कि सर मुझे इंटरनेशनल बिजनेस करना है, तो सर मैं कैसे करूं? तो देखो दो प्रकार की चीजें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। पहले अपन एक्सपोर्ट पढ़ते हैं कि अगर मुझे आज मान लो मेरी इच्छा कर गई, सामान बना हुआ है कोई, तो मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, सामान को बेचना चाहता हूं अपना सामान, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन लोगों से अथॉरिटी से परवानगी लेनी पड़ेगी, किन किन लोगों से बात करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर से। अब याद रखना ये एक्सपोर्ट प्रोसीजर करीब 17 पॉइंट का है। कितने का है? 17 पॉइंट का। सवाल उठता है सर ये 17 के 17 पॉइंट हमें सीक्वेंस से याद करना है? 100% नहीं, हाँ करने हैं, करने पड़ेंगे। देखो इनको याद करना मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ी समझदारी रखो। समझदारी क्या है कि साथ में एक्सपोर्ट करते हैं, कि अज्यूम करते हैं कि सर मैं एक बिजनेसमैन हूं, आप खुद मानोगे हाँ भाई मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है, तुम खुद भी एक बिजनेसमैन हो और तुम्हें एक्सपोर्ट करना है, तो हम फ्लो में चलते कि क्या क्या करना पड़ेगा, आपका पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर वही समाप्त हो जाएगा। अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसके बाद ये, इसके बाद अरे खुद करो ना, देखो कितना आसानी से होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हाउ टू एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट प्रोसीजर। मान लेते हैं मेरी यहाँ पे फैक्ट्री लगी, बढ़िया सी एक फैक्ट्री लगी हुई है जिसमें बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे हैं। मैं बढ़िया सा सामान बनाता हूं और मैंने ट्रेड डायरेक्टरी में, ट्रेड डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, मतलब बता रखा है कि भैया मैं एक्सपोर्ट भी करने में इच्छुक हूं, मैं ऐसा सामान बनाता हूं। जिस व्यक्ति को वो सामान चाहिए, मान लो कि मैं क्या करते हैं अपन टी शर्ट्स बनाते हैं, ठीक है, तो अमेरिका में बैठा कोई व्यक्ति है जिसको टी शर्ट्स खरीदनी है, ठीक है, भारत की टी शर्ट्स खरीदनी है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले देगा हमें ट्रेड की इंक्वायरी। वो क्या करेगा, ऑनलाइन डाल देगा कि भैया मेरे को यहाँ से टी शर्ट्स खरीदनी है, इतनी क्वांटिटी है, इतना प्राइस है, इतना है, मतलब सारी चीजें अपनी डिटेल डाल देगा। अगर मैं ट्रेड डायरेक्टरी में मैंने डाल रखा है अपना नंबर, तो बेसिकली मेरे पास भी नोटिफिकेशन आएगा कि ये फलाना सेलर है, ये परचेजर है, इसने इतने ऑर्डर की रिक्वायरमेंट डाली है। तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर की शुरुआत होती है सबसे पहले रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी से। ठीक है, उसने क्या करा होगा, जो हमारा इंपोर्टर है, इसको नाम दे देते हैं अपन, इंपोर्टर ही बोलते, चलो इसको बोलते हैं इंपोर्टर, जो हमसे सामान मंगाएगा।
तो इंपोर्टर ने क्या करा है, उसको कोई सामान चाहिए तो उसने सारी ट्रेड डायरेक्टरी में ढूंढा कि कौन कौन देता है, उन सबको मेल डाल दिया कि भैया हमें इतना सामान चाहिए इस क्वांटिटी में, आप अपनी अपनी कोटेशंस भेजो। कोटेशंस भेजने का मतलब सिंपल भाषा में आप बताओ कि कितने रुपए में कितने दाम पे आप हमें ये सारा सामान दे सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या मिली, एक इंक्वायरी मिली। अब मेरे को लगा लालच, मैंने कहा इंक्वायरी आ गई है तो चलो अब जो है अपन सामान बना के बेच सकते हैं। तो मैंने क्या करा, देखा कि हाँ यार इसमें क्या क्या मांग रहा है और उसके हिसाब से कोटेशन बना दिया। कोटेशन मतलब कि मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं कितने प्राइस में दे सकता हूं, कितनी क्वांटिटी दे सकता हूं, क्या कलर दे सकता हूं, वो सारी चीजें मैंने लिख के कोटेशन इसको सेंड कर दिया। ठीक है, यहां पर हो गया कोटेशन, ईमेल का रिस्पॉन्ड डन। अब सेंड करके मैं चुपचाप बैठ गया, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे वो करते हैं। अब मान लेते हैं कि ये मेल उसके पास पहुंचा, मेरे जैसे 10-20 लोगों को और पहुंचा होगा। अब क्योंकि अगर एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ रहे हैं तो मानते हैं अपना ही सिलेक्ट हुआ है। तो जैसे ही अपना सिलेक्ट होगा हमें मिलेगा क्या, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। एक और मेल आए जिसको हम बोलते हैं इंटेंट। इंडेंट, इंडेंट का मतलब वो हमें एक और मेल करेगा, कांग्रेचुलेशंस आप जो है सिलेक्ट हो चुके हैं, हम आपके से ट्रांजेक्शन करने को तैयार हैं, तो आपको ये ऑर्डर फुलफिल करना है, इतनी क्वांटिटी हमें देनी है इतने समय के। मजे आ गए, वाह क्या बात है, चलो एक्सपोर्ट करेंगे अपन। अपन खुश हो गए। अब खुश होने का मतलब ये नहीं है कि बस काम हो गया। अब जाते ही अपन अगर सामान बनाने लग गए, मान के चलो आपने बोला वाह ऑर्डर मिल गया, चलो सामान बनाते हैं, 2 करोड़ रुपए बाजार से उठा लिए, सामान बनाने लग गए, बाद में पता चला फेक था, फिर क्या करोगे। तो यहां पर जो अगला काम आता है, जैसे आपको ऑर्डर मिलेगा पहले थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, पानी वानी पीएंगे, फिर अपन उसको फोन लगाएंगे, देख भाई अच्छी बात है तू अच्छा आदमी होगा, पर थोड़ी सी गारंटी मुझे चाहिए, कल को मैं सामान बना दूं और तू लेने से मना कर दे, या तू हो ही ना कोई, तू मजे ले रहा हो बैठे बैठे, तो फिर क्या करेंगे। तो अगला काम जो होता है वो है असेसिंग द इंपोर्टर क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग अ गारंटी ऑफ पेमेंट। अगला काम है कि हमें ये चेक करना है कि भैया हमारा जो इंपोर्टर है क्या वो पूरी तरीके से सही व्यक्ति है, क्या वो तैयार होगा हमें पेमेंट करने को, और क्या वो पेमेंट कर देगा। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है, वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनाता है। वो मैं उसको फोन करूंगा, देख भाई काम कर, तू तेरे बैंक के पास चला जाए, इंपोर्टर को बोलूंगा तू बैंक के पास जा और बैंक को बोल कि मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे दे, वहां से एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जैसे मान लो आज मेरा खाता है, मान लेते हैं हम एचडीएफसी में है, तो एचडीएफसी को पता है कि मैं क्या कस्टमर हूं, मेरी कितनी क्षमता है और मैं क्या कर सकता हूं। तो अगर मैं किसी से ट्रांजेक्शन करना चाहूंगा तो एचडीएफसी बोल देगा हाँ भाई इसको 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ तक का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, आदमी ठीक है सही है और इसके खाते में रहते हैं पैसे, इसी को टेंशन नहीं है और जरूरत पड़ने पे जुगाड़ भी सकता है। तो उसने एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया, वो लेटर ऑफ क्रेडिट बताया मुझे, दे दिया, ले भैया। पेमेंट नहीं करी है उसने, बस एक लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है कि हाँ भाई ठीक है मैं आपको पेमेंट कर सकता हूं। ये बैंक की तरफ से एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, इसका मतलब बैंक एक्सेप्ट करता है कि ये बंदा सही है और इसके पास इतनी क्षमता है। ठीक है साहब, मेरे पास आ गया है लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि इन शॉर्ट पक्की बात है अब एक्सपोर्ट करने को तैयार है। अब क्योंकि हम भारत में बात कर रहे हैं तो भारत में एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए कई सारे लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो आपका जो अगला काम होगा वो होगा एक्सपोर्ट लाइसेंस की जुगाड़ करना। क्या काम है, एक्सपोर्ट लाइसेंस की जुगाड़ करना। अभी एक्सपोर्ट एक लाइसेंस नहीं होगा, 2-3 लाइसेंसेस आपको लेने पड़ेंगे। कौन कौन से लेने पड़ेंगे, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो लेना है वो आपको लेना है आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये इंपोर्ट में भी लगता है, एक्सपोर्ट में भी लगता है। अब ये है क्या सर, जैसे आपके पास पैन कार्ड, आपके पिताजी का पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड में एक नंबर होता है, जब आप बिजनेस करोगे तो एक जीएसटी का नंबर होता है, आपके आधार कार्ड में एक नंबर है, यानी कि बेसिकली आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस एक नंबर के पीछे होती है। आप वो नंबर बताओगे तो जिसको भी चेक करना है कि आप लीगल हो या नहीं हो, तो वो बेसिकली वो नंबर डाल के सब कुछ चेक कर सकता है, आपको सबको पूरी इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं। सेम गोज विद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो ये कोड होगा जो आपको दिया जाएगा, जो बेसिकली आपके नाम के साथ अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो आप वो कोड डाल दोगे तो पूरा खुल जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे का है, इसका ये नाम है, इसकी ये कंपनी है, ये सही है, सब कुछ ओके है, कोई फ्रॉड नहीं है और पूरी तरीके से बिजनेस करने को तैयार है। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये कौन देगा मेरे को, तो रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, आपके एरिया में होगी, वहां से जाइए, वहां से जाके ले लीजिए। ठीक है, अब वो ले लिया आपने, उसके बाद अगले डॉक्यूमेंट के पास जाएंगे जो कि है आरसीएमसी। अब ये सर आरसीएमसी क्या है, आरसीएमसी होता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अब भाई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप भारत की गरिमा को बढ़ा रहे हो, तो बेसिकली आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है जो कि एक कहते हैं ना कम्युनिटी है जो एक्सपोर्ट करती है, जो इंपोर्ट करती है, उसके आप एक मेंबर बन जाते हो। अब बेसिकली मेंबर बनना क्यों जरूरी है, क्या होता है, तो कई सारी चीजें होती है एक्सपोर्ट करते समय जिसको हम बोलते हैं एक्साइज। एक्साइज मतलब एक्साइज ड्यूटी मतलब टैक्स वगैरह जो आपको देना पड़ता है, तो एक्साइज का एक्सेम्पशन मिलता है। एक्सेम्पशन होने का मतलब कभी कभी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। भारत में एक्सपोर्ट करोगे तो टैक्स नहीं देना, भारत से एक्सपोर्ट करोगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
या टैक्स अगर दे दिया है तो वो रिटर्न हो जाता है, पूरा पेमेंट आपको वापस आ जाता है। पर वो पेमेंट वापस कब आएगा? जब आप बताओगे कि हाँ भाई मैं भारत के व्यक्ति हूं, मैंने पेमेंट करा था। तो वो श्योरिटी के लिए आपको ये जो है मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आप जैसे मेंबरशिप सर्टिफिकेट बनाते हो तो आप ओके हो जाते हो कि हाँ भाई अगर ये मेरे को देना पड़ा ना कभी इमरजेंसी में तो वापस आ जाएगा मेरे पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे पूरी तरीके से रिबेट मिल जाएगा। अब सर ये देता कौन है? तो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको दे सकती है। नाम लिखो यहाँ पे, लिखते हैं चलो कौन देता है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहां से आप जाके ये बना सकते हो आरसीएमसी। और भी दूसरी दो तीन ऑर्गेनाइजेशन है जहां से आप जाके बना सकते हो, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ये भी आपको दे देती है। ठीक है, यहां से जाके भी आप इशू करवा सकते हो। और एक और ऑर्गेनाइजेशन है फेडरेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहां से आप ये आरसीएमसी का जुगाड़ कर सकते हो। अब ये करने के बाद और भी है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। करने के बाद अगला काम जो है वो एक और रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, वो है ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। सिंपल भाषा में बोले तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको क्रेडिट लेने में, अब भाई बहुत बड़ा आपके पास ऑर्डर आया है तो ऑर्डर बनाने के लिए आपको पैसा लगेगा, उधार लगेगा, तो वो उधार लेने में ये ऑर्गेनाइजेशन आपको मदद करती है। तो अगर आपके पास ये है ईसीजीसी तो बेसिकली आप इजीली जो है लोन ले सकते हैं फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, ये तीनों आपने ले लिए। ठीक है, सारे लाइसेंसेस आ गए। अब क्या करेंगे? अब चलो पैसे का जुगाड़ करने के लिए जाओ। तो आप पैसे का जुगाड़ करेंगे यानी कि ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब आप बैंक के पास जाओगे कि भैया हमें पैसा चाहिए, तो बैंक आपको बोलेगा ठीक है भाई साहब हम दे देंगे, पहले आपके पास ये सब है क्या? अगर ये है ईसीजी से तो बैंक बोलेगा ठीक है दे सकते हैं, पर पेमेंट तो दोगे ना। तो फिर हम क्या करेंगे? हम देंगे भैया उसने हमें ना लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है, जो हमारा इंपोर्टर है उसने दिया था हमें, तो बोले दिखाओ। बोले जाओ ये हमें दे दो, ठीक है हम आपको लोन दे देते हैं। तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक की जेब में आ गया, कि हाँ बैंक को भी कॉन्फिडेंस आ गया और वाह आ गया, पैसे तो आ जाएंगे। ठीक है, ये करने के बाद अगला काम क्या है? सामान बनाओ भैया, सामान बनाइए, प्रोडक्शन करिए, प्रोक्योरमेंट करिए, या तो सामान लेकर आओ या बनाना है, जो भी करना है आपको, सामान बनाने के ऊपर फोकस करो एंड जस्ट गो फॉर इट। अब ये बनाने के बाद आपने सामान बना लिया, अब क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बेसिकली आप भारत की गरिमा के साथ खेल रहे हो। क्योंकि अगर आपने गलत सामान बेचे तो क्या बोला जाएगा? यार इंडिया के लोग खराब है यार, सामान ढंग से नहीं देते, अच्छा सामान नहीं देते, धोखाधड़ी करते हैं। तो बेसिकली यहां पर है ना आपको श्योर होना पड़ेगा कि भैया सही सामान आप भेजोगे। अब ये श्योर कैसे होंगे? तो बेसिकली भारत की सरकार ने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, बेसिकली एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड बना रखा है, या इंस्पेक्शन एक्ट बना रखा है 1963 के तहत। उन्होंने कहा भैया ये सब चेकिंग होगी, प्रॉपर पुल है, सब चीज की चेकिंग होगी, आप क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, सही चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो आके चेक करेंगे। तीन प्रकार के इंस्पेक्शन हो सकते हैं, या तो कंसाइनमेंट वाइज, मान लो आपसे कहीं से सामान लाए, ग्लव्स वगैरह, टी शर्ट वगैरह, तो आपका जब कंसाइनमेंट रेडी हो जाएगा तो वो आएंगे और चेक करेंगे कि हाँ भाई ठीक है, किसी को भी उठा के देख लेंगे, सब चीजें ठीक है, बोले वेरी गुड है। ठीक है, या फिर इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, कोई ऐसी चीज बना रहे जैसे खाने वाने का कोई सामान है, तो वो इन बिटवीन द प्रोसेस चेक करेंगे कि आप सही बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, कोई गलत चीज तो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। एंड फाइनली सेल्फ सर्टिफिकेशन, जो लार्ज और रेप्यूटेड फर्म होती है जो रेगुलर बेसिस पे काम करती रहती हैं, तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि बार बार आके चेक किया जाएगा, उनकी खुद की भी गुडविल होती है। तो उनका पूरा एक इन हाउस फैक्ट्री होती है, पूरा सेटअप होता है जहां पर वो ये सर्टिफिकेशन वगैरह करती हैं, जहां पर वो क्वालिटी कंट्रोल करती हैं। तो खुद क्वालिटी चेक करती हैं और उसको करने के बाद वो बेसिकली एक वो कहते हैं ना मार्क लगा देती है, जैसे ISO 2000, ठीक है 9000, ये ISO मार्क लगा देती है जो बताता है कि हाँ भैया हमने इसका सर्टिफिकेशन कर लिया, हमने इसका इंस्पेक्शन प्रॉपरली कर लिया है। अब होने के बाद अगला क्या आता है? एक्साइज क्लियरेंस, यानी कि जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो बेसिकली आपको टैक्स फैक्स भरना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ेगी। आप भारत से हो तो आपको हो सकता है छूट मिल जाए, मतलब मजा आ जाए, टैक्स भी नहीं भरना पड़े और ओके भी हो जाए कि हाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए अभी अपन ने एक सर्टिफिकेट बनाया था ना, ये देखो ये रहा, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ये रहा, ये बनाया था। तो आपको ले जाना है और ये दिखाना है कि भैया देख लीजिए, ये देखो हमने बनवाया था यार, ठीक है अच्छा सा लग रहा है ये। अगर वो ओके करते हैं इस बात को तो वेल एंड गुड, एक्साइज कमिश्नर के पास चले जाइए, वो आपको ओके कर देगा कि हाँ ठीक है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है और आपको हम एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे रहे हैं। तो वो सर्टिफिकेट और इनवॉइस यानी कि बिल जो है वो लेके आप चले जाओ, ओके करता है तो आगे आप बढ़ जाएंगे और आप रेडी हो जाएंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहां से आपको एक्साइज क्लियरेंस मिल गया है।
अब है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि आपका सामान किस देश में बना है इसका सर्टिफिकेट, जैसे मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन कैलिफोर्निया, ये होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? क्या होता है, हमारे देश के दूसरे देशों के साथ काफी सारी ट्रीटी होती है, काफी सारे कहते हैं ना सेटिंग बैठी रहती है उनकी, कि हाँ यहाँ से सामान आएगा तो कम टैक्स में देंगे, यहाँ से सामान आएगा तो टैक्स फ्री कर देंगे, यहाँ से सामान आएगा तो डबल टैक्स लगेगा। तो बेसिकली क्या कॉम्प्लाइंस फॉलो होगा, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाना कंपलसरी है। आप बनाओगे कि हाँ भाई ठीक है ये भारत में बना हुआ सामान है और हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपने बना दिया। अब सामान जो है वो जाना है यूएस या कहीं और जाना है, आप बैठे हो भारत में, कैसे जाएगा सामान? तो वो जाएगा शिप के थ्रू। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये सामान जो है मुझे 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी भेजना है तो वो भेजना पड़ेगा शिप से, तो कौन सा शिप जो है डॉक लेकर सामान लेकर जो है जा रहा है। तो वहां पर आप क्या कराएंगे, रजिस्ट्रेशन करा देंगे या रिजर्व करवा देंगे बेसिकली अपनी शिपिंग स्पेस। उसके बाद जाएंगे कंपनी के पास कि देखिए सर हमारा इतना सामान है, इतना अप्रोक्सीमेटली वेट हो जाएगा, इस पर्टिकुलर कंट्री में जाना है, आपका कोई शिप जा रहा हो तो बता दीजिए मुझे, मजा आ जाएगा। अगर वो ओके करते हैं हाँ ठीक है हमारा सामान जा रहा है, तो वो आपको एक रिसिप्ट दे देंगे जिसको हम बोलते हैं शिपिंग ऑर्डर। शिपिंग ऑर्डर, सर ये होता क्या है शिपिंग ऑर्डर? शिपिंग ऑर्डर बेसिकली एक तरीके का टिकट होता है जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है ना, जो भाई शिप लेके जाएगा, जब वो ले जा रहा होगा उस डे पर्टिकुलर डेट पे, तो वो कोई भी आके सामान रख गया तो वो शिपिंग ऑर्डर बता दे कि हाँ भाई आपका सामान इसी शिप में जाना है। तो टिकट है वो, जैसे पिक्चर का टिकट होता है ना आंदर लियो, वैसे ही कि हाँ शिपिंग ऑर्डर शिप के कैप्टन को दिखाया जाएगा कि देखिए सब ये ऑर्डर है मेरे पास, तो बोले वाह ठीक है रखो अपना सामान, इतने किलो सामान आप रखवा सकते हैं। ठीक है, बड़े मजे आ गए, सारा का सारा काम सॉर्ट हो गया। अब समय आ रहा है सामान भेजने का, तो आपका अगला काम है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। आप पैक कर दीजिए सामान पूरा ढंग से, प्रॉपर तरीके से पैक कर दीजिए, सारी डिटेल डाल दीजिए, ठीक है, और आगे उसको बढ़ा दीजिए यानी कि रेडी कर दीजिए। अब क्या है देखो, हम अच्छा ही सोच रहे हैं, बढ़िया है साहब, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर शिप से जा रहा है, प्लेन से जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, टूट सकता है, खो सकता है, गिर सकता है, खत्म हो सकता है, तो यहां पर धोखाधड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है हमारे सामान के साथ, थोड़ा सा रिस्क है। तो उस रिस्क को कवर करने के लिए हमारा जो अगला काम है वो क्या है, इंश्योरेंस करा लो यार सामान का। ठीक है, तो हम सामान का इंश्योरेंस करा लेते हैं। हाँ ठीक है भैया, सामान इंश्योर्ड हो गया हमारा, अब कोई बात नहीं, अगर डूब भी जाएगा तो भी अपने को पेमेंट तो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप सब कुछ ओके होके पहुंच गए, अब शिप के पास चल रहे हैं और सामान वहां पर रखवाएंगे। तो अगला काम क्या होता है, कस्टम की क्लियरेंस लेना। कस्टम क्लियरेंस का मतलब सिंपल भाषा में है कि आप एक शिपिंग बिल बनवाएंगे, शिपिंग बिल में सारी चीजें होंगी, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, कहां से आया है, कहां जाया है, डेस्टिनेशन क्या है, गुड्स में क्या लिखा हुआ है, कौन सा सामान है, कितना सामान है, मतलब पूरी की पूरी डिटेल होगी आपके सामान की, जिसको हम शिपिंग बिल बोलते हैं, कि आप क्या शिप कर रहे हैं। इसके आप इन टोटल 5 कॉपीज बनवाएंगे। कितनी कॉपीज? आप इन टोटल 5 कॉपीज क्रिएट करवाएंगे, और वो 5 कॉपी जो है ना वो कस्टम हाउस में जाएंगी और अलग अलग लोगों के पास जाएंगी। अब उन 5 कॉपी, जैसे 5 फोटोस्टेट करवा लिया आपने, अब हर एक फोटोस्टेट में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, कमर्शियल इनवॉइस होता है पूरा कि आपको कितना पैसा उससे लेना है, ठीक है, इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन होता है, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये सारा ले करके आप जाएंगे पोर्ट सुपरिटेंडेंट के पास, जो कि आपको एक कार्टिंग ऑर्डर देगा। कार्टिंग ऑर्डर देगा, कार्टिंग ऑर्डर का मतलब कार्टिंग ऑर्डर गेट पास। क्या है? कार्टिंग ऑर्डर इज इक्वल टू गेट पास। तो वो आपको एक गेट पास देगा कि वहां ले हो भाई, घुस जाओ अंदर। ठीक है, तो जो आपका डेक है, जो पोर्ट है, उसके अंदर आप सामान अब ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि बाहर आप लेके आए हो भैया ट्रक भर के, अंदर लाओगे बम बम हुआ तो वो सब चीजें चेक करने के बाद आपको कार्टिंग ऑर्डर देते हैं कि हाँ भाई अब आप सामान जो है अंदर लेकर के आ सकते हो। अब जैसे ही आप सामान लेकर के आए तो आप जाएंगे शिप के पास और बेसिकली वो आपको देगा मेट रिसिप्ट। क्या देगा? मेट रिसिप्ट देगा साहब। क्या देगा? मेट रिसिप्ट। मेट रिसिप्ट। अब मेट रिसिप्ट का मतलब क्या है, देखो शिप होता है बहुत बड़ा, वो उस शिप में अपना सामान होगा कहीं कोने में पड़ा, कहीं इधर उधर कोने में पड़ा होगा ना भाई। तो अब आपका सामान जो है वो कैसे मिलेगा सामने उसको, जो यूएस में जो बैठा है उसके पास जब सामान पहुंचेगा वो क्या ढूंढेगा, अरे यार अरे वो कैसे ढूंढेगा भाई। तो बेसिकली क्या है, मेट रिसिप्ट काम करती है कि वो आपको बताती है कि भैया कंटेनर नंबर R12 के डेक नंबर 53 पर आपका सामान रखा है। तो मेट रिसिप्ट बताता है कि हमने शिप के अंदर कौन सी जगह पर आपका सामान जो है वो लोड करवा दिया है। आप वो मेट रिसिप्ट लोगे, या तो आप लोगे या फिर आपकी जगह जो एजेंट होता है जिसको हम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बोलते हैं, वो जाके वो रिसिप्ट कलेक्ट कर लेगा। आप वो रिसिप्ट लोगे, अब आपका सामान निकल रहा है, बाय, सामान यहां से चला गया है। पर भाई साहब ऐसे कैसे जाएगा, पेमेंट करो। कौन सी वाली? सारी पेमेंट हो गई, मेरे को भाड़ा तो दो, मैं शिप से सामान लेके जाऊंगा। तो बेसिकली आप फ्लाइट की पेमेंट करोगे, ठीक है, एंड
बिल ऑफ लैंडिंग जो है वो जनरेट किया जाएगा। अब ध्यान से समझ लेना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल ऑफ लैंडिंग जो है उसका मतलब क्या है कि भाई यहां से सामान गया यूएस के पोर्ट पे पहुंचेगा, तो वहां पर वो सामान रखवा दिया जाए, इसकी गारंटी कौन देगा? तो यहां पर बिल ऑफ लैंडिंग जो है वो क्रिएट किया जाएगा और एक्सपोर्टर जो है वो बिल ऑफ लैंडिंग उनको दे देगा कि भैया ये देखिए बिल ऑफ लैंडिंग है, यानी कि वहां पर उसने पहले से सारा डॉक्यूमेंट करवा रखा है, आप वहां पर सामान रखवा सकते हैं। इसकी 3 कॉपी बनाई जाएंगी। वो 3 कॉपी क्या होंगी? देखिए, एक कॉपी तो ये लिखा हुआ ना, हाँ 3 कॉपी होंगी। एक कॉपी इंपोर्टर यानी जो जिसके पास सामान जाएगा उसके पास होगी, एक मेरे पास होगी और एक शिप के कैप्टन के पास होगी। तो जब सामान वहां पहुंचेगा ना, तो शिप का कैप्टन देखेगा, देखो ये रहा मेरे पास बिल ऑफ लैंडिंग, तेरे पास है क्या? तो इंपोर्टर देखेगा मेरे पास भी है, अरे दोनों दोनों सेम है, ठीक है तेरा सामान जो है यहाँ से तू ले ले। समझ में आ गया? अब ये करने के बाद हमारा अगला काम जो है वो होता है इनवॉइस बनाना। पैसे तो लो, अभी तक पैसे की तो बात हुई नहीं अपनी, ठीक है? तो आप बेसिकली एक इनवॉइस बनाएंगे कि भैया ये सामान है, इतना इतना है, इतनी क्वांटिटी है, इतना ये है और ये प्राइस हो गया मेरा, ठीक है? ये सारा प्राइस वाइस लेके उसमें कस्टम के एजेंट के सारे साइन वाइन करवा करवू के आप पहुंच गए आगे किसके पास? बैंक के पास जाओ फटाफट, क्योंकि सारा काम अब बैंक जो है कर रहा होगा। आपने फोन लगा दिया पहले उस इंपोर्टर को, देख भाई तेरा सामान यहाँ से निकल चुका है, मैं बैंक के पास जा रहा हूँ, उसके पास जाके मैं तेरे का पेमेंट इशू मांगूंगा, ठीक है? तो वहां से पेमेंट आप क्लियर कर देना, आपका सामान इस शिप में इस पॉइंट पे यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है? तो अब जो है आप पेमेंट करने के लिए 2-3 चीजें लेके जाएंगे, जैसे आपके इनवॉइस की कॉपी यानी कि आपका बिल ऑफ हैंडलिंग और साथ साथ में लेटर ऑफ क्रेडिट कि भैया पेमेंट मिल सकता है, ठीक है? अब ये एक्सपोर्टर जाएगा अपने बैंक के पास, उसको बोलेगा देखिए भैया ये है सारा डॉक्यूमेंट, आप जिससे लेटर ऑफ क्रेडिट था ना उस बैंक को अप्रोच करो और उसको बोलो कि भाई अगर तुझे सामान रखवाना है, सामान को क्लेम करना है, यानी कि ये बिल ऑफ हैंडलिंग जो है या बिल ऑफ लैंडिंग जो है ये मुझसे चाहिए, तो एक काम कर मेरे को पेमेंट कर दे। पेमेंट या तो अगेंस्ट साइट हो सकता है, यानी कि बेसिकली आप ये डॉक्यूमेंट है अगर तेरे को चाहिए, जैसे मेरा बैंक है, ठीक है? ये मेरा बैंक हो गया, ये यूएस वाला बैंक हो गया, इसके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब इसको चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जब इसके पास आएंगे तभी ये पोर्ट पे जाके बोलेगा मेरा सामान है। सामान की तो सारी बिलिंग मेरे पास, जो इंपोर्टर है उसको पास पहुंचने के लिए बैंक के थ्रू जाएगा ये सारा का सारा काम। तो मेरा बैंक बोलेगा भैया लेना है क्या सामान, ये बिल विल लेना है क्या? बोलेगा हाँ भैया चाहिए बिल, तो तभी तो पेमेंट होगा क्लियर। तो बोलेगा ठीक है मैं बिल तो दे दूंगा पर पैसे दे, या तो भाई पैसे दे दे या फिर पैसे के बदले में बिल ऑफ एक्सचेंज दे दे। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब 2 महीने बाद में पेमेंट कर सकता हूं, ठीक है ना? तो या तो अगेंस्ट साइट होगा कि इंस्टेंट पेमेंट हो जाएगी, या फिर अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होगा कि आप बीआर बना दीजिए कि वाह ठीक है 2 महीने बाद जो है मैं पेमेंट करने को 100% तैयार हूं। 2 महीने हो जाएंगे, सामान वहां पहुंचेगा, जो भी करना है उसको वो कर लेगा और आप खुशी खुशी आ जाएंगे, आपकी जेब में पैसे। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ज्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है, ये काफी आसान प्रोसेस है। इन शॉर्ट आपको बस फ्लो में चलना है कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अच्छा अब आगे क्या करें, ठीक है? तो ये तो गया पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर, 17 एंट्रीज थी इसके अंदर। अब बात करते हैं इंपोर्ट की। बस 2-3 चीजें आपको याद रखनी है, जैसे मैं जब पेमेंट सिक्योर कर रहा हूं, तो अगर मैं इंपोर्टर हूं, मैंने सामान मंगाया, तो मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और मेरा काम शिप शुरू होगा जब मैं इंपोर्ट करूंगा, मेरा काम तब शुरू होगा जब वो शिप मेरे पास मेरे घर आएगा, ठीक है? चलिए पहले बात करते हैं इंपोर्ट की। इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देश से सामान मंगाना। अभी अपन एक्सपोर्टर थे तो अपन ने समझ लिया, अब मान लो कि भैया अपन तो इंपोर्टर है, जो एक्सपोर्टर काम कर रहा है ना वो सब करता जा रहा है, अपन अब उसको काम दे रहे। जैसे एक्सपोर्ट में क्या होता था कि भाई इंक्वायरी आई तो अब अपन इंक्वायरी भेजेंगे उसके पास, तब आएगी, तो अब अपन दूसरी साइड में आ चुके हैं। इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? भाई कस्टमर मांग रहा है तो जरूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, ठीक है? डिफेंस वगैरह मंगाने पड़ते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट मंगाने पड़ते हैं, और नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह आ जाती है तो बाहर के देश से ही हमें मदद मिलती है। मतलब वही बेसिक सी चीजें हैं। अपन मेन पकड़ते हैं इंपोर्ट का प्रोसीजर कि सर कैसे किया जाता है इंपोर्ट, ठीक है? इसके ज्यादा नहीं है, इसके शायद 10 एंट्री है ना, हाँ 10 एंट्री ही है, पर 10 एंट्री काफी काम के, एक एक करके ध्यान से समझेंगे। इंपोर्ट करना है, मुझे सामान मंगाना है दूसरे देश से, टी शर्ट्स का ऑर्डर चाहिए मुझे, तो भैया पहले मैंने ट्रेक डायरेक्टरी खोली कि भाई उस देश में पर्टिकुलरली कौन कौन बनाता है, उन सबको मैंने मेल टाइप करके भेजा। उसके बाद मेल पहुंच गया था ना, तो मैंने यहाँ से मेल टाइप करके भेजा, ठीक है? एक रिटन डॉक्यूमेंट बना के भेजा कि भैया जिसको हम बोलते हैं ट्रेड इंक्वायरी, ठीक है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा जिसमें होगा कि फलाना फलाना देश से मैं हूं, मुझे इतने और इतनी क्वांटिटी में टी शर्ट चाहिए, ठीक है? इस क्वालिटी की चाहिए, ये कपड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब मैंने बना बनू के बेच दिया और बेचने के बाद में घर जाके सो गया। थोड़ी देर बाद मैं उठूंगा, उठ के देखूंगा कि भैया उनका जवाब आएगा, इससे पहले मैं इंपोर्ट करने में सक्षम भी हूं क्या, मैं सामान मंगा सकता हूं क्या? उसके लिए मुझे भागना पड़ेगा क्या लेने के लिए? लाइसेंस लेने के लिए।
ठीक है। अब लाइसेंस अपन ने पहले पढ़ा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है वो अपने को इशू कराना पड़ेगा, एक्सपोर्ट में भी कराना पड़ता था। तो ये कौन करता है? रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो पहले उसमें था सेम टू सेम वही जो है कर रही होगी, या फिर डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड से भी आप जाके ये काम करा सकते हैं। आपने ले लिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, अब ओके हो गए कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं। अभी वहां से रिटर्न आया नहीं है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर व्यक्ति से करना, तो मैं एक काम और करूंगा, मैं फॉरेन एक्सचेंज के जुगाड़ करने जाऊंगा। देखो बेसिकली मेरे पास अगर डॉलर है, सामने वाली पार्टी को चाहिए रुपीस में पैसा, या मेरे पास रुपीस है, सामने वाली पार्टी को चाहिए डॉलर में पैसा। अब ये कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं, 100 200 500 रुपए, ये बड़ा अमाउंट होगा। तो यहां पर उसके बाद जाना पड़ेगा, जितना जिसके पास इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि मेरे को जाना पड़ेगा आरबीआई के पास, इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और उनसे बोलना पड़ेगा देखिए मैं ये सामान इंपोर्ट करना चाह रहा हूं, तो इसके लिए मुझे इतना अमाउंट जो है वो लगेगा, मैं आपको इतने अमाउंट की रुपीस दूंगा, क्या आप मुझे बदले में डॉलर देने की ओके करते हैं, मतलब मुझे परमिशन देते हैं कि आप मुझे डॉलर दे देंगे। सर ऐसा क्यों होता है, मतलब ओके अपने आप नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, पर बेसिकली क्या होता है, सारे देशों को है ना कंट्रोल रखना पड़ता है कि क्या सामान इंपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, क्या वैल्यू, क्योंकि उससे वैल्यू फ्लक्चुएट काफी ज्यादा होती है हमारे फॉरेन एक्सचेंज की, यानी कि डॉलर और पाउंड की। तो इसलिए वो कंट्रोल के अंदर जो है बड़ी बड़ी अथॉरिटीज रखती हैं। तो यहाँ पर मैं आरबीआई के पास गया, उसको बोला कि मुझे ऐसा ऐसा करना है। अगर आरबीआई ने कहा ठीक है चलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब मान गए वो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो आप ओके हो गए, पैसा आ जाएगा, उस पैसे को फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, रुपीस से डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। अगला काम क्या है, आप घर आ गए सब करा करू के, तो आपने मेल चेक करे, और मेल चेक करे तो आपको मिल गया क्या? सबका जवाब। अब आपको जिसको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए और ऑर्डर प्लेस कीजिए। ऑर्डर प्लेस करना बेसिकली मतलब आप बताओगे कि मुझे इतनी क्वांटिटी के अंदर चाहिए, इतने समय के अंदर चाहिए, इतने साइजेस के अंदर चाहिए, क्या क्या करना है वो सारी चीजें आप बेसिकली उनको बता दोगे। अब आपने उनको मेल फॉरवर्ड कर दिया। अब जैसे आप मेल फॉरवर्ड करोगे, देखो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, जैसे उनको मेल भरा वो बोले भैया मैं कर तो दूंगा, पर पहले बताओ आप पेमेंट करोगे क्या? तो यहाँ पर मुझे भागना पड़ेगा, ठीक है। और मैं जाऊंगा ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट करने के लिए, यानी कि मैं जाऊंगा अपने बैंक के पास, उसको बोलूंगा यार मैं एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑर्डर ले रहा हूँ, और मुझे इतने का पेमेंट करना है, मैं पेमेंट तो जुगाड़ लूंगा, आप लेटर ऑफ क्रेडिट बना दो मेरा, बढ़िया वैसे ही आपके साथ खाता वाता खुला हुआ है, बैंक मान जाएगा तो वो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दे देगा। लेटर ऑफ क्रेडिट आप ले जाके उसको दे दोगे, देख भाई हो गया तेरा काम, तू बनाना शुरू कर। और यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा फाइनेंस जुगाड़ करने का, ठीक है ना। यहाँ पे मैं फाइनेंस जुगाड़ करने चला जाऊंगा। अब पैसे की जुगाड़ करने चला जाऊंगा, किसी और बैंक से लोन लेना है या उसी बैंक से लोन लेना है वो अपने ऊपर है, ठीक है। ये सब लेने लाने के बाद मैं तय पैसा इकट्ठा करके बैठ जाऊंगा चुपचाप और इंतजार करूंगा मेरी शिपमेंट एडवाइस आने का। शिपमेंट एडवाइस अभी अपन ने पढ़ा, तो शिपमेंट एडवाइस बेसिकली क्या है कि वो जब शिप में सामान लोड कर देगा, तो लोड करने के बाद वो सारी चीजें मुझे भेजेगा, इनवॉइस, बिल ऑफ लैंडिंग, कौन से उसमें वो है, ये लिखा था ना, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, हाँ ये रहा, कौन से खाते में, कौन से डेस्क में, कौन से एरिया में मेरा सामान रखा है, उस पूरे सारे डॉक्यूमेंट के पैक को बोलते हैं शिपमेंट एडवाइस। तो मुझे शिपमेंट एडवाइस दे देगा कि भैया ये आपका सामान जो है आ जाएगा। अब यहाँ पर वो सामान आ जाएगा, तो मुझे इसका सामान लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले उसका छुड़ाने पड़ेंगे ना डॉक्यूमेंट। वो तो फोन कर देगा, देखो मैंने बिल को दे दिया, बैंक को दे दिया, बैंक से जाके आप ले लो। तो मैं बैंक के पास जाऊंगा और ये शिपमेंट एडवाइस छुड़वाऊंगा, यानी कि सारे के सारे इंपोर्ट डॉक्यूमेंट क्लियर करवाऊंगा कि देखो भैया या आप बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो मुझसे, या पेमेंट ले लो मुझसे, और मुझे सारे डॉक्यूमेंट दे दो, सामान कल को आएगा तो मुझे दिखा के सामान जो है लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने पेमेंट कर दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया और सारा डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में रख लिया। अब रख के मैं वापस घर पे बैठ गया, इंतजार करने लग गया कि 1 महीने 2 महीने जब भी होगा मेरे पास सामान आएगा। अब जैसे ही आपका सामान वापस आएगा तो शिप ऑफिसर जो है वो फोन करेगा आपके एरिया के डॉक ऑफिसर को, गए भैया, कैप्टन जो है फोन करेंगे डॉक ऑफिसर, भैया जी हम आ रहे हैं, जिन जिन का सामान है उनको जरा फोन घुमा दीजिए और उनको इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जो है बनाना शुरू कर ले, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लीजिए, बिल ऑफ एंट्री तैयार हो जाएगा, ठीक है। और उसको फोन पहुंच जाएगा कि भैया आपका सामान जो है जो वहां से निकला था ना 2 महीने पहले, वो आ गया है। अब आप भागे भागे आए, भैया आ गया आ गया आ गया, अपना सामान आ गया। अब आप आ गए, आते ऐसे सामान नहीं मिल जाएगा आपको, आप आएंगे, ठीक है, वो बोलेगा बैठो बैठो, हाँ जाओ बैठ जाओ, ठीक है। अब बैठने के बाद सबसे पहले 2-3 चीजें हैं जो देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री बेसिकली कि हाँ हम सामान अपने डॉक पे उतार सकते हैं, बिल ऑफ एंट्री में अमाउंट वगैरह लिखा हो, तो उस अमाउंट से कैलकुलेट होगा कि आपको कितनी एक्साइज ड्यूटी देनी है, मतलब कितना टैक्स पे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना टैक्स पर पे करे आप नहीं जा सकते, ठीक है। अब ये देखा, हाँ पता लगा कि भैया इतना टैक्स पे करना है, तो अप्रेजर ऑफिसर होता है, उसके पास जाएंगे, देखो भैया ये सामान है, ये आया है, आप इसकी एक बार इंस्पेक्शन कर लीजिए। वो इंस्पेक्शन करेगा सामान का और वो बिल जो है वो इंपोर्टर को लेगा, ले भाई
ये रहा तेरा बिल, इतनी पेमेंट तेरी बनती है, चुपचाप पेमेंट कर दे। ठीक है, अब वो पेमेंट का बिल लेके भागा भागा जाएगा किसको? डॉक सुपरिटेंडेंट को। डॉक सुपरिटेंडेंट को कि भैया ये मेरा सामान आया है, इतना मेरा पैसा बनता है, मैं पैसा देने को पूरी तरीके से तैयार हूं। ठीक है, आप एक बार जाके गुड्स को चेक कर लो। वो जाके गुड्स को चेक करेंगे, चेक करने के बाद पोर्ट का जो मैनेजर होगा उसको बोलेंगे ले भाई हो गया, गुड्स तो सही है, पेमेंट कर ले। तो वो पेमेंट एक्सेप्ट करेगा और वो फिर आपको क्या है, एक गेट पास दे देगा। ठीक है, और रिलीज ऑर्डर जिसको बोलते हैं, तो वो गेट पास लेके आप गेट वाले बंदे को दिखाओगे, देख भैया गेट पास आ गया, अब ये सारा सामान मैं ले जाऊं क्या? आप बेसिकली सामान ले जाओगे। अगर आप सामान नहीं ले जा पाते हो या लेट हो जाते तो फिर वो वहां के वेयर हाउस में, यानी कि गोदाम में, जिसको बॉन्डेड वेयर हाउस कहते हैं, वहां पर जाके पड़ा रहता है। ठीक है जी, ये आपका पूरा इंपोर्ट प्रोसीजर भी खत्म हो गया। बताओ, इतना सा था। ठीक है, अब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारी लीगैलिटीज है, बहुत सारे लाइसेंसेज हैं, तो उनको संभालने के लिए और कोई दिक्कत ना करे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 1 जनवरी को ये बन गई थी। इससे पहले भी ये एग्जिस्ट करती थी, पर इसका नाम था तब गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? पूरी दुनिया को एक ऐसा बाजार बना देना जहां पर एक देश दूसरे देश के साथ इजीली ट्रांजेक्शन कर पाए। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो ये उसको संभाल लेते हैं। इनके क्या ऑब्जेक्टिव है? ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं, वॉचडॉग की तरह काम करते हैं, देखते रहते हैं क्या भाई कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ बनाते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इनकी मेंबर कंट्रियां जो है, करीब 164 मेंबर कंट्री है इनके अंदर, ठीक है, वो सब सेम ही रूल रखें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि किसको कितना टैक्स देना है, कितना नहीं देना है। ये टैक्स को कम से कम करने का प्रयास करते हैं। ये फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट करते हैं कि भाई ज्यादा टैक्स वैक्स ना लगे, फ्री में काम हो जाए और सही सामान जो है एक देश से दूसरी जगह चला जाए। और अगर कुछ गड़बड़ आती है तो उसको सेटल भी ये लोग कर देते हैं और जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी पैसे की मदद भी कर देते हैं। ठीक है जी, तो बालको ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से यहां हो जाता है समाप्त। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम अगर फंसते हो किसी में तो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन खाली है। बाकी इस चैप्टर को आपको एनिमेशन के थ्रू अगर समझना है ना तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो लगा दूंगा, जाके वहां से देख लेना। अच्छा, जाने से पहले 11वीं आपकी हो जाएगी, 12वीं में आना, हमारा सारथी बैच और हमारी हेल्प बुक सारी प्रॉब्लम सॉर्ट कर देगी। तुम्हारे सीनियर ऑलरेडी मजे आ गए, उनको बोला वाह सर क्या हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा मैं इंतजार करूंगा 12वीं में। तब तक के लिए